नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो डीडवाना अब नवसर्जित जिला है, इसके जो 5 विधायक हैं उनमें से अधिकांश ने मेरे से संपर्क करके और मुझे अब की बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा। तो इस तरह से मुझे प्रेरित करने के बाद ही मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। राम राम साह, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। राजस्थान में और देश भर में लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। जल्दी आचार संहिता लगेगी। राजस्थान का नागौर संसदीय क्षेत्र हमेशा चर्चाओं में रहा है और वहां से देश और प्रदेश की राजनीति भी तय होती आई है। 1952 से लेकर अब तक के आम चुनाव में नागौर की राजनीति सबसे खास प्रमुख आकर्षण केंद्र रही है। इस बार नागौर लोकसभा से बहुत से दावेदार हैं, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। उसके साथ यहाँ पर एक आरएलपी तीसरी पार्टी के रूप में भी जो वर्तमान में विधायक हैं, अभी उनके जो किस गठबंधन में रहेंगे या स्वयं लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है। हमारे बीच में नागौर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा के प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे कांग्रेस से सम्मानित श्री जस्साराम जी चौधरी हैं। कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस में देखें तो आपका नाम प्रमुख रूप से आ रहा है। आपके बाद में उधर लाडन विधायक युवा के तौर पर मुकेश भाकर का भी है, रामनिवास गावड़िया का भी है, डीडवाना से चेतन डूडी का भी है, इधर तेजपाल मिर्धा का भी है और भी कई सारे अंदरूनी रूप से नाम हो सकते हैं। अभी लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें आपकी सक्रिय भागीदारी है। तो किस तरीके से देखते हैं लोकसभा की दावेदारी को और पार्टी के विजन को? देखिए केवड़ा साहब, सबसे पहले तो आज आपने जो शुरुआती संबोधन किया जी, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने किसानों को सबसे पहले याद किया है जी। और यदि हम सभी इस तरह की प्रैक्टिस को अपनाएंगे तो देश में किसानों को जो अन्नदाता है उसके प्रति मीडिया में जिस तरह की गलत धारणाएं फैलाई जा रही है वो दूर होगी। अब आते हैं नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। देखिए, उम्मीदवार कौन होगा ये तो पार्टियां तय करती है और जो उम्मीदवारी के लिए आवेदक होते हैं वो सब अपना अपना पक्ष रखते हैं। मैंने भी अब की बार कांग्रेस की उम्मीदवारी के लिए नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दावेदारी पेश की है। तो दावेदारी आपने पेश की है या पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व शीर्ष नेतृत्व का भी संकेत मिला? निश्चित रूप से। देखिए, मैं एक सेवानिवृत्त अधिकारी रहा हूँ। मैंने सेवा में रहते हुए भी लोगों की जो मेरा जो रूटीन का काम था उसके अलावा भी, चाहे वो शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, जैसे मैंने आज से 30 साल पहले महिला शिक्षा के लिए डीडवाना में एक ग्रामोत्थान विद्यापीठ बालिका शिक्षा का केंद्र बनाया जो आज भी प्रमुख केंद्र के तौर पे कार्यरत है। इसी तरह से स्वास्थ्य के लिए जब ब्लड डोनेशन की बात आती थी तो गांव के लोग जो है ब्लड डोनेट करना अपने बहुत ही एक मुश्किल काम मान के चलते थे। तो मैंने अपने घर पे 2010 से लेकर 2014 तक 5 साल तक मैंने लगातार ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए और हर बार 100 से अधिक यूनिट्स रक्तदान हुआ करता था। तो वो एक जागरूकता फैलाने की बात थी। सेवा के पश्चात भी मैंने चाहे वो पदोन्नति के मामले हों चाहे वो नियुक्तियों के मामले हों, इसमें जिस तरह की परेशानियां और पेचीदगियां होती है उसके लिए नियमों में संशोधन का, प्रक्रियाओं में खुलासा करने के लिए, सरलीकरण के लिए, इन सब कामों के लिए मैं पिछले 3 साल से लगातार कार्यरत रहा। अभी ग्रामोत्थान विद्यापीठ की बात आई तो आपका एनुअल फंक्शन हुआ था, उसमें हम लोग भी थे। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इशारों में बहुत बड़ी बातें कही है। कहीं न कहीं आपके ऊपर उनका बड़ा वरदहस्त दिखता है। देखिए, न केवल डोटासरा साहब का लेकिन बल्कि हमारे जो नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो डीडवाना अब नवसर्जित जिला है, इसके जो 5 विधायक हैं उनमें से अधिकांश ने मेरे से संपर्क करके और मुझे अब की बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा। तो इन सब के द्वारा इस तरह से मुझे प्रेरित करने के बाद ही मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। अच्छा, अभी सर नागौर में लोकसभा चुनाव की रायशुमारी को लेकर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था जिला मुख्यालय पर, जिसमें प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सारे कांग्रेस के वरिष्ठ जन आए थे।
सीएलपी लीडर भी आए थे, तो वहाँ पर केवल मंच पर आपको ही बोलने का मौका दिया, ये भी एक बड़ा संकेत आप मान रहे अपनी दावेदारी का? नहीं, ये मैं एक संयोग मान के चलता हूँ जी ये किसी तरह से भी कोई प्री प्लान्ड नहीं था, जी क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। और मेरा संबोधन जो है वो उस वक्त हुआ जब पीसीसी चीफ और टीकाराम जी जूली और रंधावा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। जी तो उस दौरान मेरा संबोधन पूरा हो गया। उसके बाद जो ही वो स्टेज पे आए और उसके पश्चात बारिश का मौसम बन गया और बारिश होने भी लग गई, तो संभवतः, मुझे नहीं मालूम कि असल बात क्या थी, लेकिन संभवतः उस वक्त की जो बरसात का मौसम था उसकी नज़ाकत को देखते हुए केवल 4 लोगों का ही जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन साहब का स्वागत संबोधन और 3 महत्वपूर्ण जो मुख्य अतिथि थे, टीकाराम जी जूली साहब, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और रंधावा साहब का संबोधन ही हो पाया। और रंधावा साहब तो अपना संबोधन पूरा कर भी नहीं पाए, उससे पहले ही तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन तो ये एक संयोग कह सकते हैं, संयोग कह इसमें किसी तरह की कोई पूर्व नियोजित ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है ये आपके पक्ष की बात जो चर्चा में है। दूसरा, नागौर संसदीय क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटें हैं और अब तक जो विधानसभा क्षेत्र के अनुसार जो सांसद बनते आए हैं उसमें डीडवाना कुचामन जिले में से केवल 2 बार जो सांसद बने हैं जीडी सोमानी उनके बेटे, बाकी ज़्यादातर उधर मिर्धा परिवार या फिर नागौर और इधर मुंडवा, खींवसर और जायल उस क्षेत्र के लोग ही ज़्यादा बनते रहे हैं। तो जबकि कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक भी इधर है, बड़ा जनाधार भी है, तो क्या इस बार पूरी तरह कांग्रेस और इधर से मजबूती भी विधायकों की भी, तो उसको देखते हुए आप कितने अपने आप को मजबूत मानते हैं? देखिए, ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य को इंगित किया है। ये बहुत सही बात है कि 1952 से ही लगातार जो नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं, अधिकांशतः जिन 2 सोमानी का नाम आपने लिया, जीडी सोमानी और नंद कुमार सोमानी, जो स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे विजयी हुए थे, इसके अलावा कभी भी डीडवाना क्षेत्र, जिसमें आज भी 5 विधानसभा क्षेत्र है, पहले भी 5 विधानसभा क्षेत्र थे जी, उसके किसी भी उम्मीदवार को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया जी। तो जबकि इस क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस के प्रति लोगों की अधिक सहानुभूति रही है वोट और आज की तारीख में भी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ के 75% जनता कांग्रेस को चाहती है जी, बशर्ते कि उनको एक सही विकल्प चुनाव के लिए मिले, तो वो पूरे जोश और ज़्यादा उत्साह से वोट कास्ट करने के लिए आएगी और उसका लाभ कांग्रेस उम्मीदवार को निश्चित रूप से मिलेगा। अभी सर देश में राम राज्य राम राष्ट्र जैसी बातें हो रही है, बीजेपी धर्म और उस राजनीति पर, राष्ट्रवाद के एजेंडे पर चल रही है, कहीं न कहीं कांग्रेस गौण होती हुई नजर आ रही है या जनमानस में वो बैठ रहे हैं, तो एक चैलेंजेस के बीच में आपने कांग्रेस को चुना है, कोई खास वजह? देखिए, जहाँ तक श्री राम के प्रति आस्था और मंदिर का सवाल है, किसी को भी कोई एतराज़ नहीं हो सकता जी। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के भी, किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के, न केवल मुस्लिम बल्कि किसी भी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा हो, ऐसा कहीं है ही नहीं। यदि कोई प्रचारित किया जा रहा है तो वो दुर्भावनापूर्वक है जी। लेकिन मूल मुद्दा जो है वो है आम आदमी के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का जी, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, परिवहन का, विकास का, ये मुख्य मुद्दे हैं। और आज की स्थिति ये है कि भले ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये बातें नहीं बताता है, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले कुछ वर्षों से बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। आज हालत ये है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है और अब तो मोदी जी ने उसको 5 साल के लिए घोषित कर दिया। इसके पीछे कारण क्या है? पहले तो कभी ये आवश्यकता नहीं हुई, अब ऐसी क्या नौबत आ गई? इससे स्पष्ट ये चीज़ दिखाई देती है कि लोगों की आमदनी दिनों दिन घटती जा रही है, रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं और नौकरियां तो अब बेमुश्किल ही कोई आ पाती है।
केवल आवश्यक सेवाओं के लिए, अन्यथा तो अब तो केंद्र सरकार ने तो रक्षा सेवाओं के लिए भी अग्निवीर जैसी एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसका आगे जाकर के क्या हाल होगा कह नहीं सकते। अभी चुनाव में किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन या दूसरी सारी चीज़ें हैं, वो कितनी मजबूत आप मानते हैं? क्योंकि आप तो ओबीसी आरक्षण से लेकर किसान आंदोलन से पूरी तरह से जुड़े रहे हैं, तो इस मामले में कितना अपना पक्ष मजबूत मानते हैं? देखिए, अब किसान आंदोलन का तो आज की तारीख में क्या रहेगा ये प्रीमेच्योर बात है। मैं अपने पक्ष के लिए जो बात बताना चाहूँगा वो ये है कि जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत उम्मीदवारी का सवाल है तो मेरी पहचान पूरे नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में एक अधिकारी के तौर पे ही नहीं रही है, बल्कि जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा छोटा भाई मोहन सिहाग पिछले 14 साल से उस संगठन को नेतृत्व प्रदान कर रहा है जिसके 60,000 राजपत्रित अधिकारी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं जी। जो या तो प्रधानाचार्य हैं या व्याख्याता हैं। और उनके लिए पिछले 10 साल में जो उनकी पदोन्नतियों का मामला है, सेवा शर्तों का मामला है, भले ही सड़कों पर तो उनके संगठनों ने काम किया, लेकिन पर्दे के पीछे उनके लिए जो काम मैंने उनका सहयोग किया, उसकी वजह से कर्मचारी वर्ग में, पूरे शिक्षा जगत में मेरे प्रति एक अच्छा भाव और सहानुभूति उन लोगों की है। तो निश्चित रूप से शिक्षा, उनका सहयोग भी कर्मचारियों, आप जानते हो कि राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो शिक्षकों की है, शिक्षा वर्ग की। तो उनका सहयोग और इसके अलावा जो अन्य कर्मचारी हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जिनके लिए आरक्षण के जो प्रावधान 1995 से जो लागू होने थे, राजस्थान सरकार ने 1997 में उसको लागू करने के आदेश जारी किए, लेकिन हकीकत में तो 2020 तक भी लागू नहीं हुए जी। अब आप देखिए कि अभी जो आरपीएस की इसकी आरएस सर्विसेज की नियुक्तियां होनी है, उसमें आरपीएस की जो रिक्तियां जारी की गई थी उसमें ओबीसी का तो 0 रिक्ति बताई थी, लेकिन हमारे प्रयासों से अब उसमें 15 पदों पर ओबीसी के अधिकारी चयनित होंगे। और आइंदा के लिए भी ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि इस तरह की गफलत आइंदा कभी कोई विभाग नहीं कर पाएगा। तो ओबीसी आरक्षण आंदोलन का मामला हो, चाहे किसानों के हित की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा से संबंधित सब चीज़ों में आप हमेशा एक्टिव मोड पर रहे, तो निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे कि नागौर लोकसभा क्षेत्र से जल्दी ही प्रत्याशियों की घोषणा हो और आप इन्हीं सब जनहित के मुद्दों पर देश की संसद में नागौर का प्रतिनिधित्व करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।